हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 1 जून के आज के इंपॉर्टेंट द हिंदू के जो भी एडिटोरियल्स हैं साथ के साथ जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करने के लिए हम आ गए हैं। जो भी नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको देखेंगे। आज जो टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे हैं, न्यूज़ तो बहुत छोटी हैं, एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम उसको देखेंगे, फैक्चुअल डाटा वहाँ से कलेक्ट करेंगे। कुछ एक आर्टिकल आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, अहिल्या बाई के बारे में आया है क्योंकि उनकी 299वीं जो है अभी जयंती मनाई जा रही है, उसको लेकर के। फिर एक जो गिबॉन है उसको लेकर के आ रहा है एक न्यूज़ की, रेलवे जो है कॉरिडोर बनाने जा रही है नॉर्थ ईस्ट जो पूरा जोन है रेलवे का वहाँ पर। तो पूरा हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक से जितने भी आपके फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और देखते ही देखते पूरा जो ये साल है लगभग उसके आधे महीने जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। ये छठा महीना चलने को शुरू हो गया है, मतलब समझ लीजिए कि आधा साल भी अब ख़त्म होने के लिए जा रहा है। और 16 जून के बाद से आपको अपनी डायरेक्शन तैयारी की किस तरफ रखनी है इसको आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत है। अब तो इतना टाइम नहीं है, जो इस साल अपीयर हो रहे हैं प्रीलिम्स दे रहे हैं यूपीएससी का, उनके लिए इतना टाइम तो अभी नहीं है कि अब वो बैठ करके सोचे कि क्या सही रहा क्या गलत रहा। अब जितना हो गया, जितनी तैयारी हो गई वो इनफ है। आपने अपना अगर 100% नहीं भी दिया है, अगर 80% भी दिया है तो भी कोई बात नहीं है, बिल्कुल जा कर के बिना किसी टेंशन के एग्ज़ाम दे करके आइए। और 16 तारीख के बाद से आप फिर सोचिएगा कि ये आधा जो साल अब जो बचने जा रहा है उसको आपको किस तरीके से लेकर के आगे चलना है। बिकॉज़ ये जो साल है अगर कोई स्टेट पीसीएस वगैरह भी देते हैं तो उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इलेक्शन की वजह से इस साल जितनी भी वैकेंसीज़ आई हैं अच्छी खासी उसकी सीट्स रही हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी अच्छी रही हैं। तो यही रहेगी उम्मीद कि अभी जो 16 तारीख को एग्ज़ाम है, जिन लोग अपीयर हो रहे हैं उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आगे वो जा कर के मेंस भी लिखें और हमारा जो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है उसको भी ज्वाइन करें। और जो बच्चे जिनकी तैयारी अभी कम है, इस साल थोड़ी बहुत कमी रह गई है, कोई बात नहीं, वो क्या करें जून के बाद से ही लग जाएं, मतलब प्रीलिम्स दे कर के आएँ। 2-3 दिन वो क्या करें, थोड़ा सा वेकेशंस मना सकते हैं, थोड़ा सा चिल करना भी ज़रूरी है और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई में लग जाएँ कि आगे आने वाले जो भी 6-7 महीने बचेंगे अब वो बेटर तरीके से यूटिलाइज हो, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल बातें बहुत हो गई, चलते हैं आज जो हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है उसको पहले हाइलाइट्स के थ्रू देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आज हमें डिस्कस करने हैं और उसके बाद इन डिटेल हम सारे टॉपिक्स की क्या करेंगे, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली न्यूज़ किससे निकल के आ रही है, अभी जो है जनरल असेंबली के इलेक्शंस चल रहे थे और वो आज जो है लगभग ख़त्म होने वाला है। 7th फेज़ में 7 चरणों में ये पूरा चुनाव होने वाला था और आज जो है 7th फेज़ का इलेक्शन होने वाला है और उसके बाद से इसका रिज़ल्ट 4 जून को आएगा। तो सबको ऐसा अंदाज़ा तो है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी के लिए जो असेंबली चुनाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस साल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ निकल के आए जनरल असेंबली के इलेक्शंस में, चाहे वो ईवीएम से रिलेटेड हो, चाहे वो फिर आप चुनाव आयोग के काम से रिलेटेड हो, चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने आरोप प्रत्यारोप किए, अपनी कैंपेनिंग की, बहुत सारे अलग अलग मुद्दे निकल के भी आए। उसके ऊपर भी हमने बात की थी कि बहुत सारे नई तरीके की लोगों की एक तरीके से उम्मीद जो है वो सरकार से जुड़ी है। जैसे कि कल हमने बात की थी पंजाब को लेकर के कि वहाँ पे जो वहाँ के किसान हैं, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ खाने के ऊपर उनका मेन फोकस है। अब वो चाहते हैं कि वहाँ पर जो नशाखोरी है, जो ड्रग वगैरह इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है यूथ्स में, उसको कंट्रोल किया जाए। साथ के साथ में हमने बहुत सारे डिफरेंट एडिटोरियल्स के थ्रू देखा कि हेल्थ को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। अलग अलग तरीके से हमने बात की कि इस चुनाव में मैनिफेस्टो में एनवायरनमेंट को भी शामिल किया गया है, लेकिन बहुत हद तक शामिल नहीं किया गया है। तो एक नए टेंजेंट पे हमारा जो एक सोसाइटी है वो अब चुनाव को लेकर के चीज़ों को सोच रहा है, धर्म से अलग हटकर। अभी भी राजनीति बहुत ज़्यादा धर्म के ऊपर ही है, जाति के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी एक नया डायमेंशन जो है इस चुनाव के बाद से लोगों में ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो कुछ पॉजिटिविटी तो आई है, देखेंगे 4 तारीख को रिज़ल्ट जब आएंगे उसके बाद। तो फिलहाल फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, जीडीपी को लेकर के है और इसको बहुत अच्छे से हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज़ करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है और इकोनॉमी से रिलेटेड है ये जीएस पेपर 3। बात क्या की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ लिफ्ट जीडीपी टू 8.2%। तो अभी बात की गई है कि जो इस साल जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से, उसमें ग्रोथ, उसमें हाइप की वजह से
लगभग 8.2% रहने वाली है। तो यहाँ पर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, साथ के साथ में जीडीपी के साथ साथ हम जीएनपी को भी क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी में जब प्रीलिम्स की बात की जाती है तो की टर्म्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो जब भी अगर आपका जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी स्टेटमेंट किसी भी तरीके से टफ हो, इजी हो, मॉडरेट हो, आप उसको करने के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से देखेंगे प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, एससी डिसमिस प्ली सिकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एससी कॉलेजियम। तो यहाँ पर एक जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड मामला आया है कि एक व्यक्ति है जिनको जज के पद पे नियुक्त करना था, तो उन्होंने कॉलेजियम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस मांगी थी और किस तरीके से उनकी नियुक्ति हुई या नहीं हुई, इसको लेकर के उनके मन में थोड़ा सा संदेह था, डाउट था इसको लेकर के। लेकिन जो हाई कोर्ट है उन्होंने डिसमिस कर दिया जो है कॉलेजियम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से। तो क्या पूरा मुद्दा है इसको देखेंगे, साथ के साथ में कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इस हमने 2-3 महीने में जितने भी, जब से मैं द हिंदू को देख रही हूँ, हमने देखा है ये चीज़ की क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉलेजियम के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, साथ के साथ में अपॉइंटमेंट्स के ऊपर में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग के अपॉइंटमेंट से लेकर के हो, चाहे अलग अलग मामले हों, तो कॉलेजियम को लेकर भी बहुत सवाल उठे हैं। तो इसको हम देख लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी में जो भी मुद्दे चलते होते हैं थ्रू आउट द ईयर, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। पिछले बार का पेपर को ध्यान में आप ना रखें, बाकी जो अगर पीवाईक्यू आप एनालिसिस करेंगे तो यही ट्रेंड होता है कि जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दे होते हैं उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जा करके क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे बहुत अच्छे से प्रीलिम्स के लिहाज से। अगली न्यूज़ क्या है हमारी, रेलवे टू कंस्ट्रक्ट कैनोपी ब्रिज अक्रॉस ट्रैक इन असम गिबॉन हैबिटेट। तो यहाँ पर बात की जा रही है असम में जो रेलवे का नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है, वहाँ पर जो गिबॉन है, गिबॉन के बारे में देखेंगे, उसका IUCN स्टेटस भी देखेंगे। बेसिकली बंदर की एक प्रजाति है और उसके लिए अभी ना क्या होने जा रहा है, कैनोपी ट्रैप, जो एक तरीके से कैनोपी बनने जा रही है, ब्रिज बनने जा रहा है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो भी जानवर होते हैं वो ट्रेन वगैरह की चपेट में आके उनकी बहुत ज़्यादा जान चली जाती है, तो इसलिए अब वहाँ पर ब्रिज बनेगा, कैनोपी ब्रिज बनेगा, इस तरीके से कि आपकी पटरियाँ इस तरीके से चल रही हों और उसके ऊपर से एक कैनोपी ब्रिज हो रस्सी के थ्रू वहाँ पर, सो दैट गिबॉन क्या हो, एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सके, उनको रेलवे ट्रैक को क्रॉस ना करना पड़े। ठीक है, तो इसको लेकर के पूरे ये न्यूज़ आई हुई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए गिबॉन का IUCN स्टेटस वगैरह देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला ये एक एडिटोरियल है स्प्लैश बैग के बारे में। कल हमने बात की थी कि अग्निकुल जो है वो डिफेंस के क्षेत्र में पहला ऐसा स्टार्टअप बना है जो कि जिन्होंने अग्नि बांध करके एक 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया है। तो उसको लेकर के एक पूरा एडिटोरियल आया हुआ है जिसमें बात की गई है कि प्राइवेट एजेंसीज जब डिफेंस के क्षेत्र में जुड़ती हैं तो उनके क्या वे फॉरवर्ड और क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अभी तो इसरो है या फिर DRDO है, इस तरीके के काम करते हैं। इसरो जो है आपके सैटेलाइट वगैरह बनाने का, DRDO है वो डिफेंस के क्षेत्र में काम करती है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट एजेंसी है अगर इस तरीके के काम कर रही है तो उससे क्या फिर इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में बात की गई है। तो देखेंगे, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। अगली न्यूज़ है इंडियाज़ आई मंगोलिया फॉर की मिनरल्स टू बाईपास चाइना रूट। तो यहाँ पर बात की जा रही है मंगोलिया और इंडिया के रिलेशन को लेकर के। मंगोलिया जो है मिनरल्स से भरा हुआ एक पूरा एरिया है, साथ के साथ में जो हमारे यहाँ पे कुकिंग कोल होता है वो भी हम मंगोलिया से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मंगोलिया में वहाँ संसाधन बहुत ज़्यादा है कुकिंग कोल के, और कुकिंग कोल के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंड है किस पर, इम्पोर्ट पर, यानी कि आयात पर। तो अभी जो है एक वे फॉरवर्ड के रूप में या फिर एक अल्टरनेट के रूप में इंडिया मंगोलिया की तरफ देख रहा है, लेकिन बीच में कौन आ जाता है, चाइना। तो किस तरीके से इसको लेकर के चलना है, इसके ऊपर अब थोड़ा सा इंडिया ध्यान दे रहा है। तो हम देखेंगे इसको, न्यूज़ क्या है, साथ के साथ में मंगोलिया का मैप भी हम देख लेंगे कि कहाँ पर वो कंट्री है और चाइना कैसे उसके बीच में आ रहा है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, सो दैट आपका मैप के थ्रू भी एक आपको क्या होता चले, तैयारी होती चले आपकी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर। अगली न्यूज़ क्या है, एट WTO इंडिया डिफर्स रिस्पॉन्स टू क्वेरी WFP राइस एक्सपोर्ट। तो ये जो मुद्दा है WTO में इंडिया के राइस एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत ही पुराना मुद्दा है। बार बार ये सवाल उठता रहता है कि इंडिया जो है सब्सिडी देता है अपने किसानों को, वो WTO के जो नॉर्म्स हैं उससे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इंडिया वायलेशन करता है WTO के रूल्स का। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चल रहा है,
होने वाला है ये विद इन अ वीक। तो WTO का ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ ने इंडिया के जो राइस एक्सपोर्ट को लेकर के कंसर्न जताया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या पूरा मुद्दा है और अच्छे से एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेंगे कि आखिर क्यों जो है बाकी कंट्रीज़ इंडिया का राइस एक्सपोर्ट को लेकर के इतना अपोज कर रही हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी क्या है, अहिल्याबाई होलकर वॉज एन आइडियल रूरल सेज RSS चीफ। तो यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर की 299th जो है क्या मनाई जा रही है, जयंती मनाई जा रही है। और RSS चीफ जो है मोहन भागवत जी, उन्होंने एक तरीके से अभी क्या किया है, अहिल्याबाई की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात की है। तो किसने क्या बोला है हम ये तो नहीं देखेंगे, लेकिन अहिल्याबाई होलकर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, तो उनको देखेंगे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे। और यहाँ से उन्होंने एक वुमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया था, तो इसको हम आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से इस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, सेंसर ऑफ नागपुर गेग फेल्टर्ड शोज 56 डिग्री सेल्सियस। तो ये कल बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से, एक तो गर्मी ऐसे ही परेशान कर रही है और ऊपर से IMD के ये जो डाटा आ रहे हैं टेम्परेचर को लेकर के वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन ये जो नागपुर में कल 56 डिग्री सेल्सियस पारा जो है रिकॉर्ड किया गया है, ये IMD ने बोला है कि ये गलत डाटा है। क्यों गलत है इसके बारे में देखेंगे और क्या ऐसा मैकेनिज्म चल रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर में इतना वेरिएशन आ रहा है। मतलब लगभग यहाँ पर जो पारा है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया था, लेकिन जो मशीन है IMD की जिसमें एक सिस्टम होता है AWS, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है 56 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा था ये मशीन, जबकि एक्चुअल जो टेम्परेचर था वो 45 था। तो इस तरीके की कमियाँ क्यों निकल के आ रही है, इसके ऊपर में ये पूरा न्यूज़ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, PM मीडिएशन कंटिन्यूज टूरिस्ट लेट इट मेमोरियल। तो हमने कल देखा था कि मोदी जी जो हैं वो 45 घंटे की साधना में चले गए हैं। कहाँ पर, जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, वहाँ पर जो एक स्वामी विवेकानंद मेमोरियल है वहाँ पर। ठीक है, तो अभी वहाँ पर टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के थोड़ी सी न्यूज़ है, इसके बारे में देख लेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर स्नैक बाइट अवेयरनेस। तो यहाँ पर स्नैक बाइट को लेकर के बात की गई है और ये पर्टिकुलरली इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की गई है कि इंडिया में लगभग 50% डेथ्स हो जाती हैं सांप के काटने की वजह से। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक इंडिया की एक कंपनी है, एक तरीके से वो क्या कर रही है, व्हाट्सएप के साथ टाई अप कर रही है और व्हाट्सएप जो है वो एक चैट बोट एक तरीके का बनाने जा रहा है जहाँ पर सांप के काटने के बाद में किस तरीके से उसको ठीक करना है, ट्रीट करना है, उसको लेकर के एक अवेयरनेस चैट बोट होगा वो। तो इसको देखेंगे हम, और वो कौन ऐसी संस्था है जो व्हाट्सएप के साथ कोलैबोरेट कर रही है, इसको भी देखेंगे, क्योंकि आपके PCS वगैरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, ट्रम्प बिकम्स फर्स्ट फॉर्मर US प्रेसिडेंट टू बी कन्विक्टेड ऑफ फेलोनी। तो यहाँ पर ट्रम्प के बारे में है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। पहले ऐसे ये राष्ट्रपति बन गए हैं ट्रम्प जिनके ऊपर में कोई बहुत ही संगीन अपराध का मामला लगा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपसे फैक्चुअल डाटा पूछ लिया जाए कभी स्टेट PCS से वनडे एग्जाम्स में। अगली न्यूज़ क्या है, EC गेव नोट टू 95,000 रैलीज इन वेस्ट बंगाल, हाईएस्ट इन द कंट्री। तो इस बार जो है इलेक्शन चल रहे हैं, एक पूरा एक तरीके से जब भी हमारे यहाँ पे जनरल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं वो एक त्यौहार से कम नहीं होता है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि EC ने, इलेक्शन कमीशन ने अकेले वेस्ट बंगाल में 95,000 यानी कि 95,000 रैलियाँ करने की परमिशन दी थी। और इस बार वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि कंसर्न रहा हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो मतलब ममता दीदी इतना ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट दे रही हैं बाकी बड़ी पार्टियों को कि वहाँ पर 95,000 कैंपेनिंग करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, अफ्रीकन टेक स्टार्टअप्स कैटर टू कॉन्टिनेंट्स नीड एमिड चैलेंज। तो यहाँ पर अफ्रीका के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। हमने कल परसों में 2-3 दिनों में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लेकर के बहुत सारी बातें की हैं। हमने ये बात की है कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है पूरा मिनरल रिच कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा है, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अफ्रीका बहुत ज़्यादा पीछे है। तो उसको लेकर के ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है जहाँ पर बोला गया है कि अभी टेक स्टार्टअप में भी अफ्रीका में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत पीछे चल रहा है। तो क्या पूरी न्यूज़ है उसको देखेंगे, क्या अफ्रीका की समस्याएं हैं और यहाँ से इंडिया के लिए क्या संभावना निकल के आ सकती है कि इंडिया यहाँ पर किस तरीके से अपना रोल अदा करके क्या कर सकता है, अपना भी एक तरीके से फ़ायदा कर सकता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है पूरी हाईलाइट्स जिसके ऊपर आज हमें चर्चा करनी है। एक एक करके सभी टॉपिक्स को चलते हैं, डिटेल में देखते हैं और अपने प्रीलिम्स के लिहाज से सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं।
तो ये सबसे पहले फ्रंट पेज पे द हिंदू के ये न्यूज़ छपी हुई थी। स्किप तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि असेंबली चुनाव है, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कौन सी पार्टी आएगी, क्योंकि हमारा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे जाएगी, हमारा हेल्थ, हमारा एजुकेशन आने वाले सालों में किस तरीके से जाएगा। तो अभी फ़िलहाल लगभग ये 2 महीने तक ये पूरा इलेक्शन का टाइम चला था। अप्रैल में लगभग स्टार्ट हुआ था और ये जून में ख़त्म होने जा रहा है। और अभी जो है मैराथन पोलिंग सीजन एंड्स टुडे इन फाइनल फेज। तो मैराथन बोल दिया गया एक तरीके से, और इंडिया का मैराथन है ही ये। इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज बोला गया है। और किस लिए चुनाव हो रहे हैं, तो 18th लोकसभा के लिए अब अभी चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। और उसकी 7वां जो चरण है, 7th फेज का आज इलेक्शन कंडक्ट होने वाला है। अब प्रचार वगैरह जितने भी हैं, कैंपेनिंग वगैरह है, अब रुक जाएंगी। और 4 जून को क्या होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। तो जो भी जिस पार्टी को सपोर्ट करता है भैया, सब फिंगर क्रॉस्ड करके 4 जून को सुबह टीवी के सामने बैठ जाना और देख लेना भाई कि आपकी पार्टी जीत रही है, नहीं जीत रही, आपका प्रत्याशी जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, ठीक है। लेकिन फिंगर क्रॉस तभी करना जब आपने वोट दिया हो। वोट नहीं दिया है तो फिर ये सब ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ आज की चर्चा को। सबसे पहली न्यूज़ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रोथ लिफ्ट जीडीपी टू 8.2%, ठीक है। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है ये। यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि इस बार जो जीडीपी की ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितने % रहने वाली है, 8.2% रहने वाली है। तो यहाँ से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर का ग्रोथ पूछ लिया जाता है और कई बार पिछला भी कंपेयर करके पूछ लिया जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में यानी कि पिछले साल कितना रहा था, 7% जीडीपी ग्रोथ रही थी। और इस बार जो प्रोजेक्शन किया गया है वो लगभग किया गया है 8.2% का जीडीपी ग्रोथ। और सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ किस वजह से हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, यानी कि जो भी हम उत्पादन करते हैं उसको लेकर के उसकी ग्रोथ की वजह से जो जीडीपी में ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा अभी रहने वाली है। साथ के साथ में अगर कोविड के बाद से देखा जाए तो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू बताया जा रहा है कि 2014-15 में 7.4% जीडीपी ग्रोथ रही। कोविड के टाइम में 2020-21 में माइनस में चला गया था, -5.8 रहा था। और फिर 2023-24 में 8.2%। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे बनता है, अगर मान लीजिए कि फैक्चुअल डाटा पूछना है पीसीएस के लेवल पे, तब तो सीधे सीधे पूछ देगा आपसे। वैसे अब पीसीएस भी बहुत कॉन्सेप्ट पे जाने लगे हैं, उतना आसान रह नहीं गया है। बट अगर पीसीएस के लिहाज से फैक्चुअल डाटा पूछेगा तो ये पूछ देगा कि कितने % इस साल की ग्रोथ रहने वाली है या पिछले साल कितनी थी। लेकिन यूपीएससी कैसे पूछता है, यूपीएससी कॉन्सेप्ट वाइज पूछता है। फैक्चुअल डाटा की जगह पे कॉन्सेप्ट पूछता है और यूपीएससी पूछता है स्टेटमेंट वाइज कि पिछले 5 सालों में ग्रोथ कैसी रही, लगातार बढ़ी, लगातार घटी या फिर उतार चढ़ाव रहा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2015 से लेकर के अगर आप 2023-24 की बात कर लीजिए, पिछले 10 सालों का लगभग देख लीजिए अगर, तो आपको क्या दिखाई देगा, 8-9 सालों में या फिर 10 सालों में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो पहले तो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक थी, उसके बाद में कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा नीचे चली गई और उसके बाद अब जो है वो धीरे धीरे हाइट पे पहुंच रही है, ठीक है। तो लगातार जो है उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, कम ज़्यादा ये हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। ये डाटा कौन जारी करता है, तो ये डाटा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है NSO वो जारी करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बोली गई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना फैक्ट पूछा नहीं जाता है। नॉमिनल जीडीपी कितने रहने वाली है, 9.6% रहने वाली है। और रियल जीडीपी जो है वो आपकी 8.2% रहने वाली है। तो अब कई लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो भी ये की टर्म्स हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक हिंदी में कहा जाता है उसको चालू कीमतों पर जीडीपी और दूसरा स्थिर कीमतों पर जीडीपी। तो जो रियल जीडीपी होती है वो किस कीमत पर होती है, वो होती है आपके स्थिर कीमतों पे। स्थिर कीमत का मतलब क्या है कि कोई एक बेस ईयर आपको बता दिया जाएगा और बेस ईयर के आधार पर उस साल कितना ग्रोथ रहा, उस साल कितनी महंगाई रही, उसके आधार पर जब जीडीपी की गणना की जाती है, उस साल उत्पादन कितना रहा, उस बेस ईयर के आधार पर जब गणना की जाती है तो उसको रियल जीडीपी बोला जाता है, ठीक है। और जो स्थिर कीमतों से हट करके चालू कीमतों पर नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जो साल दर साल पिछले साल की तुलना में हम क्या करते हैं, एक तरीके से कंपैरिजन करते हैं कि पिछले साल जीडीपी कितनी रही और फिर इस साल जीडीपी कितनी रही और पिछले साल की तुलना में इस साल जीडीपी बढ़ी या घटी। जब इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, यानी कि चालू कीमतों पर जीडीपी, ठीक। पहली बात तो ये
कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी बात ये कि जीडीपी क्या होता है, यहाँ पर तो मैंने ये बता दिया कि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। कई लोगों को अगर नहीं पता हो कि जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी का सिंपल शॉर्ट सा मतलब है कि एक साल के अंदर अंदर जो भी किसी देश की जो टेरिटरी होती है, टेरिटरी कहने का मतलब है कि जो लैंड बाउंड्री है किसी देश की, वहाँ पर एक साल के अंदर लैंड बाउंड्री के अंतर्गत वो समुद्री सीमाएं जो 200 नॉटिकल माइल्स तक की होती हैं वो भी आती हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, यानी कि जो तटीय क्षेत्रों से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक का होता है अपना संप्रभु जोन होता है, जहाँ पर कोई भी देश जाकर के क्या कर सकता है, मछली पकड़ने का काम और भी जो भी के एक तरीके से जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उसको निकालने का काम कर सकता है कोई भी देश। तो ये जो सीमा होती है वो 200 नॉटिकल माइल्स की, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं हम, जीडीपी के बारे में। जीडीपी यानी कि इसको क्या बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, नाम में ही दिख रहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो एक घरेलू सीमा के अंतर्गत, यानी कि किसी देश की जो टेरिटरी है उसके अंदर एक साल के अंदर अंदर जितना भी वहाँ पर उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है, उस देश की जीडीपी कहलाती है। यानी कि एक पूरी देश की कंट्री, मतलब उसकी लैंड बाउंड्री साथ के साथ में 200 नॉटिकल माइल्स तक की उसकी पूरी सीमा, उसमें एक साल के अंदर अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको कहा जाता है जीडीपी, और उनके प्रोडक्शन के आधार पर ही ये जो जीडीपी है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बता दिया कि क्या होता है जीडीपी। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक साल के अंदर किसी देश की सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है इसको कहते हैं जीडीपी। आगे हम जीएनपी देखेंगे तो उसको देखेंगे कि जीडीपी और जीएनपी अलग कैसे है, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको मालूम है कि एक साल के अंदर एक घरेलू सीमा के अंदर किसी देश की बाउंड्री के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो उसकी जीडीपी है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, आगे हम जीएनपी को भी बात करेंगे कि जीएनपी क्या होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है जीडीपी क्या है, एक निश्चित समय अवधि, यानी कि एक साल के अंदर निश्चित समय अवधि देश की सीमाओं के भीतर, तो मैंने बात की कि देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक बाजार। तो एक साल के अंदर अंदर घरेलू सीमा के अंदर जितना भी वस्तु या फिर गुड्स, यानी कि गुड्स और साथ के साथ में जो सर्विसेज हैं, जो भी चीज़ें प्रोडक्शन होता है उसका जो भी मार्केट वैल्यू है उसको क्या कहते हैं, कैलकुलेट करके जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसमें मैंने बताया कि 2-3 टाइप की जीडीपी होती हैं, जिसमें नाम मात्र की जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की मैंने बात की। तो मैंने बात की कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो क्या होती है, हर साल बदलती रहती है पिछले साल की तुलना में। जो रियल जीडीपी होती है वो एक बेस ईयर मान लिया जाता है, जिस साल प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है, तो उसको एक बेस ईयर मान करके चला जाता है। जिस तरीके से हम जब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई वगैरह जो भी कैलकुलेट करते हैं तो उसका बेस ईयर हमने 2012 मान रखा है चेंज करके। तो हम सीपीआई डब्ल्यूपीआई में जब भी कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, महंगाई कितनी बढ़ रही घट रही, इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो हम 2012 जो बेस ईयर है उसको आधार मान करके उसके बेस पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो रियल जीडीपी होती है उसमें भी एक बेस ईयर होता है और उसके आधार पर कैलकुलेशन होता है। जो नॉमिनल जीडीपी होती है, यानी कि जो चालू कीमतों पर जीडीपी होती है, वो हर साल बदलती रहती है पिछले साल की तुलना में। इस साल जीडीपी कितनी रही उसको देख करके क्या किया जाता है, तुलना की जाती है। अब यहाँ पर एक टर्म होता है प्रति व्यक्ति जीडीपी। प्रति व्यक्ति जीडीपी कहने का मतलब क्या है कि एक देश के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो उस देश की जीडीपी है, लेकिन एक व्यक्ति कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको प्रति व्यक्ति जीडीपी बोला जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह प्रति व्यक्ति औसत आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है। इसका उपयोग अक्सर विभिन्न देशों के आर्थिक प्रदर्शन की तुलना में। तो मैंने बात की आसान शब्दों में क्या है कि एक घरेलू सीमा के अंदर जब कुल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन हो तो उसको उस देश की जीडीपी बोला जाता है। बट प्रति व्यक्ति जीडीपी का मतलब क्या है कि कोई उस देश का कोई एक नागरिक उस जीडीपी में कितना खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोडक्शन के मामले में कितना उत्पादन करके वो एक तरीके से इकोनॉमी को अपना सहयोग दे रहा है, उसको प्रति व्यक्ति जीडीपी बोला जाता है। ठीक है, एक होता है पीपीपी यानी कि क्रय शक्ति क्षमता।
इसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। इसको क्या बोलते हैं, जो परचेजिंग पावर बोलते हैं एक तरीके से। और परचेजिंग पावर का हम किस तरीके से तुलना करते हैं, हमने एक बार इंडिया और चाइना के रिस्पेक्ट में बात की थी जब हम एक एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे थे। तो हमने बात की थी कि परचेजिंग पावर जो पैरिटी होती है इसका, यानी कि क्रय शक्ति समता, इस टर्म का यूज़ हम कब करते हैं, जब दो देशों के बीच में हमें कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी घट रही है, यहाँ के सामान का मूल्य कितना है, दूसरे देश के सामान का मूल्य कितना है, जब इसके बीच में तुलना करनी होती है तब हम इस परचेजिंग पावर पैरिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्रय शक्ति समता जीडीपी क्या होती है, देशों के बीच में मूल्य स्तरों के अंतर से ये संबंधित होता है। ठीक है, तो अभी मैंने बात की कि हमने इंडिया और चाइना के रिस्पेक्ट में देखा था, बिल्कुल वैसे ही है। जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है वो कोई दो देशों के बीच में कितनी महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, वहाँ पे जीडीपी कैसी है उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये रहा पूरा जीडीपी। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएनपी, जिससे क्वेश्चन आपका बनता है इकोनॉमिक्स में, और अभी प्रीलिम्स पास है इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। मैंने बात की जीडीपी क्या होता है, घरेलू सीमा के अंदर एक साल के अंदर अंदर जितना प्रोडक्शन होता है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, यानी कि वस्तुओं का हो या फिर सेवाओं का हो, उसको जीडीपी कहते हैं। बट जीएनपी क्या होता है, एक साल के अंदर अंदर उस देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो, प्लस अगर उस देश का कोई नागरिक जो कि विदेश में रह रहा है, किसी भी देश में रह रहा हो, भारत का नागरिक, और वो क्या कर रहा है, वहाँ पर कुछ भी उत्पादन कर रहा है या फिर कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है और वहाँ से फिर पैसे वगैरह भेज रहा है, रेमिटेंस वगैरह भेज रहा है, तो वो भी इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करती है। तो अगर जीडीपी पूछा जाए तो केवल और केवल घरेलू सीमा के अंदर जो लोग रह रहे हैं, वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट किया जाता है। बट अगर जीएनपी बोला जाए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोला जाए, तो घरेलू सीमा के अंदर प्रोडक्शन प्लस यहाँ के जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक अगर विदेश में रह करके जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन दोनों को कैलकुलेट करके जीएनपी निकाला जाता है। ठीक है, तो आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। जीएनपी क्या है, किसी देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित सभी वस्तु सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है, भले ही उत्पादन देश की सीमाओं के भीतर हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो। तो मैंने बात क्या की, अगर जीडीपी बोलेगा तो उत्पादन देश की सीमा के भीतर होना चाहिए, बट जीएनपी में क्या है, इंसान उस देश का हो सकता है, मान लीजिए नागरिक इंडिया का हो, लेकिन वो प्रोडक्शन जो है या फिर अपना उत्पादन जो है वो किसी दूसरे देश में भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो वहाँ से रेमिटेंस वगैरह कहाँ पर भेजेगा, अपने यहाँ पे भेजेगा, तो कहीं ना कहीं वो इंडियन इकोनॉमी को एक तरीके से बूस्ट करने का काम करेगा। तो जीडीपी जीएनपी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तक तो जो भी चीज़ें थी मैंने उसको क्लियर कर दिया। जीएनपी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन फिर किसी दिन हम देख लेंगे, फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पर बात की जाती है, उसमें विदेशी आय वगैरह जोड़ी जाती है, फिर कुछ यहाँ पर से जो भी चीज़ें होती है उसको माइनस करके इस तरीके से फार्मूला निकाला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है जीडीपी और जीएनपी का, क्योंकि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, एससी डिसमिस प्ली सिकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एससी कॉलेजियन। तो यहाँ पर एक जज हैं, बात की जा रही है न्यू दिल्ली की ही हाई कोर्ट की बात की जा रही है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला गया है, वहाँ पर एक जज की नियुक्ति होनी थी, तो उन्होंने कुछ उनकी नियुक्ति में एक तरीके से उनको कुछ कमी लगी होगी या कुछ डाउट हुआ होगा, तो उन्होंने कॉलेजियम के बारे में, कौन है लोग और कॉलेजियम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, जिसको हाई कोर्ट ने देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो क्यों मना कर दिया, क्योंकि कॉलेजियम को बोला जाता है एक तरीके से कि वो जुडिशरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पार्ट है और उसके बारे में जानकारी देना शामिल नहीं है। और जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम होता है, आरटीआई में भी कॉलेजियम को शामिल करने ना करने को लेकर के बहुत सारे डिबेट होते रहते हैं। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है हमारा 2005 का, उसमें भी कॉलेजियम को लेकर के समय समय पर बहुत सारे इश्यूज खड़े होते रहते हैं। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि मुद्दा क्या है, और देख लिया हमने मुद्दा, और अब देख लेते हैं कि किसी भी जज की नियुक्ति किस तरीके से होती है, साथ के साथ कॉलेजियम का पूरा डिस्प्यूट क्या है और किस तरीके से कॉलेजियम बन के आया, कब बन के आया, क्योंकि पॉलिटी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की बात की जाए तो वो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 217, और यही बात अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाए तो आर्टिकल आता है 124। पहली बात तो ये डाउट नहीं होना चाहिए, आर्टिकल थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए, कई बार पूछ लेता है स्टेटमेंट में ही, यूपीएससी में भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 124 के तहत क्या है, जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट में, इस तरीके से, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले
हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार आती है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आपको एक न्यायपालिका दिखेगी और न्यायपालिका में आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाई देगा। तो हमेशा जो सेंट्रल लेवल पे जो चीज़ें होती हैं उनके आर्टिकल्स आपको कम दिखेंगे और जो स्टेट लेवल पे चीज़ें होती हैं उनके आर्टिकल्स आपको नंबर जो है वो ज़्यादा दिखेंगे। यहाँ पर 124 आर्टिकल है, ये 217वां आर्टिकल है। ठीक है, तो पहली बात तो ये। तो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत होती है। किस तरीके से होती है? अगर जो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जो है उसको अपॉइंट करना होता है तो राष्ट्रपति से सलाह लेता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या करते हैं? राज्यपाल से सलाह करके, परामर्श करके, और फिर राज्यपाल वहाँ पर जो हाई कोर्ट में जो मेन जज होते हैं, मुख्य जज होते हैं, उनको नियुक्त करते हैं। और एक बार जब मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है तो मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? राज्यपाल के साथ परामर्श करके बाकी सारे जो भी जज होते हैं वहाँ पर उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो पूरा ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद में प्रोसेस अगर देखा जाए कि किस तरीके से परामर्श लेना है तो वहाँ पर बात होती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो एक जो राष्ट्रपति हैं वो किस तरीके से अनुशंसा देते हैं? उनको अनुशंसा देने के लिए होती है कॉलेजियम। कॉलेजियम जो है वो मुख्य न्यायाधीश को भी बताती है कि इस व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहिए वरिष्ठता के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, तो प्रोसेस ये होता है। इसमें क्या होता है? कॉलेजियम में 2 वरिष्ठतम सहयोगी होते हैं जो कि क्या करते हैं? सीजेआई के साथ में एक तरीके से बातचीत करके किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करना है या नहीं करना है इसके बारे में अपना एक तरीके से राय देते हैं। फिर ये सिफारिश मुख्यमंत्री के पास जाती है और फिर मुख्यमंत्री क्या करते हैं? केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव देते हैं। फिर राज्यपाल उस प्रस्ताव को लेते हैं और राज्यपाल क्या कर लेते हैं? अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अभी सारा मुद्दा कहाँ पर निकल के आ रहा है? कॉलेजियम को लेकर के आ रहा है। तो कॉलेजियम की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कॉलेजियम कब बना था। तो 1981 से पहले इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं था। 1981 में पहली बार जो है इस तरीके का कुछ सोचा गया कि कॉलेजियम होना चाहिए। जजों की नियुक्ति करनी है तो जुडिशरी के अंदर के ही लोग होने चाहिए जिनको ये मालूम हो कि किस व्यक्ति को चुनाव करना है और किस व्यक्ति को पद पर बैठाना है या नहीं बैठाना है। ठीक है, तो इसको लेकर के फर्स्ट जज केस आया था 1981 का, जहां पर बोला गया कि सीजेआई की सिफारिश पहली बात तो प्राइमरी होगी और उनको एक तरीके से हेल्प करने के लिए कोई एक व्यक्ति होगा कॉलेजियम में जो क्या करेगा कि जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति के लिए अपनी अनुशंसा देगा, अपना एक तरह से रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, फिर ये मामला आगे चला। सेकंड जज केस आया 1993 में। तो उसमें क्या किया गया कि जो पहले लोग होते थे उनकी जो एक नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसकी संख्या को बढ़ा दिया गया। फिर 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश साथ के साथ में एक जज, ये पूरा कॉन्सेप्ट चला। उसके बाद में फिर इसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ, वहाँ से लोगों को हटाया गया। फिर थर्ड जज केस आया कब? 1998 का। तो ये जो ईयर्स हैं वो याद रखिएगा। फर्स्ट जज केस 1981 में आया, उसके बाद में सेकंड जो जज केस है वो 1993 में आया और थर्ड जज केस जो है वो 1998 में आया। और इसी थर्ड जज केस के बाद में आज जो कॉलेजियम है वो क्या है? 1+4 है, यानी कि एक सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं इनसे मिलकर के कॉलेजियम बनता है। ये कब आया है? थर्ड जज बेंच जो एक केस आया था वहाँ से निकल के आया। कब आया? 1998 में। इसके पहले सबसे पहले 1981 में एक व्यक्ति होता था रिकमेंड करने के लिए। उसके बाद 1+2 का कॉन्सेप्ट आया 1993 में और फिलहाल जो है वर्तमान जो कॉलेजियम चल रहा है वो 1+4 में चल रहा है, जो कि 1998 में थर्ड जज केस के थ्रू ये पूरा एक तरीके से प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको लेकर के डिस्प्यूट क्या चलता है? 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया था 2014 में। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो 99वां जो संविधान संशोधन किया गया था 2014 में, इसमें एक संस्था बिठाई गई थी। कौन सी? NJAC। तो ये नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी बना दी गई थी और यहाँ पर पार्लियामेंट ने ये चीज़ें की हुई थी कि अब जो जजों की नियुक्ति है वो कौन करेगा? जो ये पार्लियामेंट में ये जो NJAC कमेटी बनी है वो जजों की नियुक्ति करेगी, जहाँ पर जनरली नेता वगैरह होंगे। तो इसका जो है वो कोर्ट ने, जुडिशरी ने बहुत अपोज किया था और फिर ये जो 99वां संविधान संशोधन है वो स्ट्रक डाउन हो गया था। कोर्ट ने बोला था कि न्यायपालिका में किसको नियुक्त करना है, किसको नियुक्त नहीं करना है, ये हमारी संप्रभुता है। इसमें हम कार्यपालिका का या फिर विधायिका यानी कि एग्जीक्यूटिव
और लेजिस्लेटिव का कोई भी एक तरीके से हम हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी तरीके की हम वहाँ पर एक तरीके से बीच में मीडिएटर वो नहीं होना चाहिए। जुडिशरी का काम है किसको अपॉइंट करना है नहीं करना है, इसका पूरा जो एक तरीके से जो राइट है वो कॉलेजियम के पास ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एनजेसी पूरा आया था 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अब तभी से लेकर के ये पूरा मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहता है। अभी रिसेंटली 1 साल पहले ही जो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जो थे उन्होंने फिर से ये पूरा मुद्दा उठाया था कि कॉलेजियम को हटा करके फिर से एनजेसी को लेकर के आना चाहिए। और अभी जो रिसेंट केस आया है जो हमने हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में देखा, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के जवाब मांगा गया है जज के द्वारा और हाई कोर्ट ने उसको देने से मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो न्यायपालिका की संप्रभुता को लेकर के ये पूरा मुद्दा हमेशा उठता रहता है और कॉलेजियम विवादों में रहता है। तो अब कॉलेजियम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हमने तीनों जज के इसके बारे में बात कर ली, हमने 99th जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में भी बात कर लिया। तो यहाँ से कोई भी अगर टॉपिक बनेगा तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेटेड है। बात क्या की जा रही है, रेलवे टू कंस्ट्रक्ट कैनोपी ब्रिज अक्रॉस ट्रैक इन असम गिबॉन हैबिटेट। तो अभी जो रेलवे का नॉर्थ ईस्टर्न जोन है वहाँ पर क्या किया जा रहा है जो कि असम में है, वहाँ पर जो गिबॉन है उनके लिए एक तरीके से आप कह लीजिए कि कैनोपी ब्रिज बनाने की बात की जा रही है। कैनोपी ब्रिज ये आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, इस तरीके से ये यहाँ पर रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के ऊपर इस तरीके से रस्सियों को बांध करके आपको ब्रिज दिख रहा होगा जहाँ से क्या हो सकता है मंकीज़ अपना इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इनको नीचे से जा करके रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर इस तरीके से ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इनकी जान भी नहीं जाएगी रेल से ट्रेन से टकरा करके, क्योंकि जो ट्रेन होती है बहुत हाई स्पीड में होती है। कई बार बहुत बड़े बड़े हाथियों तक को वो एक तरीके से मार करके निकल जाती है, क्योंकि इतनी स्पीड में होती है वो, उसको एकदम से रोकना, इमरजेंसी ब्रेक लगाना इतना भी आसान नहीं होता है। तो इस तरीके से जो ये गिबॉन है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जो है वो इस तरीके का काम करने के लिए जा रहा है। तो एक तो यहाँ से फैक्चुअल डाटा बन सकता है कि कौन से जोन में रेलवे ये काम करने जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न जोन है, कहाँ पर है, असम में है, वहाँ पर ये काम होने जा रहा है। और किसके लिए, तो ये जो है हुलॉक गिबॉन है, बंदर की एक प्रजाति है, इसके लिए ये सारा काम होने जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर जो प्रीलिम्स के लिहाज से यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं हुलॉक को लेकर के उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनवायरनमेंट में स्पीसीज से ही और इस तरीके के जो भी जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें हुलॉक गिबन के बारे में। मैंने बताया बंदर की एक प्रजाति है, 2 टाइप के होते हैं, पश्चिमी हुलॉक बोला जाता है और एक पूर्वी हुलॉक बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ जो वेस्टर्न एरियाज़ में रहते हैं उनको पश्चिमी हुलॉक बोला जाता है, और एक जो ईस्टर्न एरिया में रहते हैं उनको पूर्वी हुलॉक बोला जाता है। भारत में दोनों ही प्रजातियां पाई जाती है, पश्चिमी भी पाई जाती है, पूर्वी भी पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए इस तरीके का क्वेश्चन कि क्या दोनों ही प्रजातियां इंडिया में पाई जाती है, तो बिल्कुल पाई जाती है। और दोनों को इंडिया में कहाँ पर रखा गया है, इंडिया का जो एक तरीके से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA जिसको बोला जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, वहाँ पर भारत में दोनों ही प्रजातियाँ आती हैं इस अंदर। और कौन से शेड्यूल में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से शेड्यूल में है WPA के, तो शेड्यूल 1 में इन तरीके की प्रजातियों को रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं, जो बहुत नष्ट होने की या फिर समाप्त होने की कैटेगरी में होते हैं। तो ऐसी जो प्रजातियाँ स्पीसीज होती हैं उनको शेड्यूल 1 में रखा जाता है WPA के, जो कि 1972 में बना है। ठीक है, तो भारत में दोनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं और भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में आती हैं। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि IUCN जो रेड लिस्ट जारी करता है वहाँ पर ये कब आते हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऐसे नेचुरल फ्लोरा एंड फौना, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म में देख लीजिएगा एक बारी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है, और यहाँ पर अगर आप उसकी रेड लिस्ट देखेंगे तो लुप्त प्राय कैटेगरी में रखा गया है किसको,
ये जो गिबॉन है उसको, ठीक है, यानी कि एंडेंजर्ड है, समाप्त होने की कैटेगरी में है। तो दो चीज़ें, अगर WPA के बारे में पूछे शेड्यूल 1 में है, और अगर IUCN की रेड लिस्ट में पूछे तो एक तरीके से इंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं कि कौन सा इंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा, पूर्वी वाला या पश्चिमी वाला, ठीक है, ये आपको देखना है, ये आप बताइएगा। फिलहाल यहाँ पर पश्चिमी हुलॉक गिबॉन जो है, गिबॉन परिवार का हाइलोबेडिटे फैमिली से आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कई बारी जब इन्वायरमेंट में क्वेश्चन थोड़ा टफ करना होता है तो परिवार उस स्पीसीज़ के ये पूछ लिया जाता है। तो गिबॉन की फैमिली हाइलोबेटिडे फैमिली से ये बिलोंग करता है। भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है इंडिया का, वहाँ पर गिबॉन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और ये IUCN की रेड लिस्ट में एक तरीके से संवेदनशील श्रेणी में भी आते हैं। तो वल्नरेबल भी आते हैं कहीं कहीं पर, पूर्वी जो गिबॉन है, और जो एक तरीके से एंडेंजर्ड कैटेगरी में भी आते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हमारे एडिटोरियल की तरफ। कल हमने इस पे बात की थी कि अभी जो है अग्निकुल एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि जिसने 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया है, और ऐसा करने वाली ये इंडिया की नहीं विश्व की क्या हो गई है, पहली एक तरीके से स्टार्टअप कंपनी हो गई है जिसने 3D प्रिंटेड क्या किया है, रॉकेट लॉन्च किया है। और ये रॉकेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं। तो बेसिकली ये अग्निकुल जो है वो पूरा लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ही काम करता है। कल मैंने बताया था लो अर्थ ऑर्बिट कहने का मतलब है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके 160 किलोमीटर से लेकर मैक्सिमम 2000 किलोमीटर तक का जो पूरा एरिया होता है अंतरिक्ष में, वो पूरा लो अर्थ ऑर्बिट में आता है। और जितने भी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं मोस्टली जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही भेजे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के सैटेलाइट्स होते हैं जो कि इमेजिनेशन करने का काम करते हैं, जैसे कि कहीं पर हमारा लैंड किस तरीके का है, हमारा कहाँ पर समंदर है, कहाँ पर नदी है, जो इमेजिनेशन वाला काम होता है, इमेज लेने का काम होता है पूरे प्रकृति का, पृथ्वी का। तो इस तरीके के यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट में क्या किए जाते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह छोड़े जाते हैं। जितना भी हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, सैटेलाइट एक छोड़ा गया है, वो वहाँ से क्या करता है, रेडिएशन भेजता है, उसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो जो कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट है, या फिर इमेजिनेशन या फिर इमेज के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ पे, उसके इमेज के लिए जो भी सैटेलाइट्स हैं वो सारे के सारे लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। साथ के साथ में जितने भी अगर हेल्थ के लिहाज से, चाहे वो एजुकेशन के पर्पस से, जो भी सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही जाते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसोर्स सेट वगैरह आपने सुना होगा, 3-4 साल पहले हमने उसको छोड़ा था। तो ये सारे काम होते क्यों हैं कि बेसिकली हमारा जो एरिया कैसा है उसको देखने के लिए, और किस तरीके से संसाधन उपलब्ध हैं उसको एक तरीके से एक प्रॉपर डाटा लेने के लिए सारा काम किया जाता है। अगर नेविगेशन करना है, जैसे कि हम मैप वगैरह यूज़ करते हैं, गूगल मैप वगैरह, तो उसके लिए भी जो सैटेलाइट्स वगैरह है वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही भेजे जाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से, धरती से थोड़े पास में है। इसके ऊपर और भी है, जियो सिंक्रोनस वाला आपका 3500 किलोमीटर तक जाता है वो, वहाँ पर बहुत ही रेयर एक तरीके से सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं। तो ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है अंतरिक्ष की, और ये जो है सबसे मिनिमम है, एक तरीके से पृथ्वी धरती के सबसे पास में है। तो एक तरीके से सटीक एक इमेजिनेशन कह लीजिए, सटीक इमेज भी देता है, सटीक डाटा भी देता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स यहाँ पर भेजे जाते हैं। तो अभी बात की गई है कि ये जो अग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स हैं, साथ के साथ में इसी तरीके का एक प्राइवेट स्टार्टअप हमारे पास और है जिसका नाम क्या है, विक्रम। तो विक्रम जो है वो भी एक स्टार्टअप कंपनी है, और इन्होंने 2 सैटेलाइट्स ऑलरेडी अपने लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो अभी नई जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो कि क्या कर रही हैं, रिसर्च के क्षेत्र में या फिर एक तरीके से अंतरिक्ष स्पेस के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रही हैं, इसके बारे में बोला गया है कि आने वाले भविष्य में इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा एक अपार संभावना यहाँ पर हो सकती है। बात की गई है कि जो अग्निकुल का शॉर्टेड है, शॉर्टेड कल मैंने बात की थी, इसका फुल फॉर्म क्या है, सब ऑर्बिटल टेक डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है। तो अग्निबाण इज अ मिशन कॉल्ड सब
सब ऑर्डिनेट टेक डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि शॉर्टेड। तो ये जो शॉर्टेड है, पहली बात तो ये कि इसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया गया है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, जीएसएलवी वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, जो कंटिन्यूसली बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं या फिर जो अपडेटेड रहते हैं तो उनको मालूम होगा कि क्रायोजेनिक इंजन में बेसिकली जो फ्यूल होता है वो एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, पहले जो पीएसएलवी वगैरह रखे जाते थे, सैटेलाइट्स होते थे, तो उनमें क्या होता था, अभी भी ऐसा हो गया है कि वहाँ पर भी लिक्विड वाले फ्यूल यूज़ होने लगे हैं, लेकिन पहले के जो भी सैटेलाइट्स थे एसएलवी वगैरह, मतलब एक पुराना वर्जन, हर साल हर बार एक नया जनरेशन आता है, तो पुराने जनरेशन के जो सैटेलाइट्स थे उसमें जो फ्यूल है वो बेसिकली सॉलिड होता था। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में फ्यूल रखा जाता था। बट क्रायोजेनिक इंजन में स्टेजेस कम हो जाते हैं। पहले जो 4 स्टेजेस में जो है पूरे फ्यूल वगैरह जाते थे, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन में स्टेजेस कम हो गए, 3 स्टेजेस हो गए उसके फ्यूल के, और साथ के साथ में लिक्विड फॉर्म में फ्यूल वगैरह जाता है। और वो ऐसे फ्यूल होते हैं जो जब ऊपर जाते हैं तो स्पीड से और साथ के साथ में हवा से जो ऑक्सीजन ले करके वो क्या कर लेते हैं, एक थ्रस्ट क्रिएट कर लेते हैं, आग उनमें लग जाती है और वो रॉकेट को आगे पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्रायोजेनिक इंजन। तो फिलहाल ये जो अग्निकुल है, उन्होंने जो एक तरीके से रॉकेट बनाया है वो भी सेमी क्रायोजेनिक इंजन पे बेस्ड है। तो इसके बारे में बात की गई है कि इन तरीके के प्राइवेट एजेंसीज जो इस तरीके से काम कर रही हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, आगे आने वाले समय में जो अभी तक हम पीएसएलवी वगैरह पे ही डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, जिसको इसरो ने बनाया है, तो आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अपार संभावनाएँ इंडिया के लिए हो सकती हैं। ठीक है, और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं हो सकती। जब भी इस तरीके का कोई भी डेवलपमेंट होता है तो ऐसा तो नहीं है कि हम इंडिया में सिर्फ अपने यहाँ के ही सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। इंडिया जो है, इसरो जो है, वो कई विदेशों के भी बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह को अपने साथ में लॉन्च करता है। जब हमारे साथ में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम करने से क्या होगा, एक तो इसरो के ऊपर जो है बर्डन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में उसके टाई अप रहते हैं। साथ के साथ में अगर कोई प्राइवेट एजेंसीज काम करती है तो उनका जो अकाउंटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है गवर्नमेंट की तुलना में। आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी वही 9 to 5 की जॉब फिक्स होती है, आते हैं, काम हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, उनसे पूछने वाला कोई ऐसा नहीं है। बट प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, 9 to 5 की उनकी जॉब होती है, डेली को उनको टारगेट मिलता है। अगर उन्होंने उस टारगेट को फुलफिल नहीं किया तो फिर उनकी सैलरी कट जाती है, उनको अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से अकाउंटेबिलिटी प्राइवेट एजेंसीज़ की ज़्यादा होती है, वहाँ के लोगों की काम करने की अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में बात की गई कि अगर प्राइवेट एजेंसीज जो हैं इस तरीके से स्पेस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करें तो आगे आने वाले भविष्य में इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये पूरा जो छोटा सा ही एक एडिटोरियल था इसमें बात की गई थी। यहाँ पर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसके बारे में देखा, फैक्चुअल डाटा हमने देख लिया कि जो रॉकेट है उसका नाम कल ही हमने देखा था, अग्नि बाण उसका नाम था। ये किस तरीके का, एक तो 3D प्रिंटेड है, साथ के साथ में सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये पूरा जो मिशन है उसका नाम मैंने बताया सब ऑर्डिनेट टेक डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि शॉर्टेड। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है इंडिया और मंगोलिया से रिलेटेड है। यहाँ पर मंगोलिया जो है मिनरल्स से बहुत ज़्यादा भरा है, साथ के साथ में जो कुकिंग ऑयल है, उस कुकिंग जो कोल है उससे भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से भरा पूरा संसाधन, रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया जो है वो मंगोलिया के साथ अपने रिलेशंस को थोड़ा सा एक स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीच में आ जाता है कौन, चाइना। तो चाइना वॉल जो है, चाइनीज़ वॉल जो है वो बीच में आकर के खड़ी हो जाती है। तो इंडिया जो है वो अपने अलग अलग अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है बहुत सारे। जैसे अभी हमने चाबहार पोर्ट को लेकर के क्या किया है, 10 साल का एग्रीमेंट किया है। तो जो भी ये हमारे काम हैं वो इसीलिए है कि इन फ्यूचर अगर हमको चाइना से किसी भी तरीके का थ्रेट मिलता है तो हमारे पास और भी अल्टरनेटिव्स हो, बहुत सारे ऑप्शंस हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है मिनरल्स और कोल को लेकर के, लेकिन हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, स्पेशली यहाँ पर बात की गई है एटलीस्ट जो भी 2 मिनिस्ट्रीज है, जैसे कि स्टील और माइंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने कुछ प्रपोजल्स रखे हैं मंगोलिया के साथ में रिलेशंस को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए। क्योंकि एक तो यहाँ पर क्या है, कोयला बहुत ज़्यादा है और दूसरा क्या है, स्टील भी बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा है, और ये दोनों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर हम पावर कंजप्शन की बात करें तो अभी भी हम कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, और अगर हम बात करें कि स्टील के उत्पादन में तो इंडिया टॉप
टॉप 3-4 कंट्रीज़ में आता है स्टील के उत्पादन में, साथ के साथ रेलवे की पटरियाँ वगैरह बनाने के लिए। तो इंडिया के लिए मंगोलिया की बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्पोर्टेंस हो सकती है। इसको ध्यान में रखकर अभी थोड़ा सा इस चीज़ को, रिलेशन को आगे बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ डाटा देख लेते हैं कि 2022 में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का जो है हमने क्या किया था, भारत ने एक तेल रिफाइनरी बनाई थी। कहाँ पर? मंगोलिया में। तो मंगोलिया में भारत अपना एक तरीके से कंट्रीब्यूशन दिखा करके या फिर वहाँ पर अपने रिफाइनरी है या फिर माइनिंग सेक्टर में काम करके एक तरीके से वहाँ पर अपने रिलेशंस को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और यह रिफाइनरी मंगोलिया की 75% तेल शोधन आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम ही मंगोलिया के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या फिर केवल मंगोलिया से ही हम अपना लाभ उठा रहे हैं। हम मंगोलिया के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो हमने ऑयल रिफाइनरी लगाई है उससे लगभग 75% जो है ऑयल रिफाइनरी का काम मंगोलिया में हो रहा है। तो इंडिया की इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है मंगोलिया के लिए, और मंगोलिया तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट हो ही गया है। तो यहाँ पर हम मैप के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं कि मंगोलिया है कहाँ पर इंडिया के साथ में, और साथ के साथ में रशिया, चाइना, बाकी सारी कंट्रीज़ किस तरीके से बीच में आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा मंगोलिया, यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा इंडिया, और बीच में कौन आ जाता है? चाइना। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी जो है ये पूरा एक रिलेशन जो है उसको थोड़ा सा एक केयरफुली लेकर के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि बीच में चाइना है और कई मंगोलिया को एक तरीके से सैंडविच बोला जाता है क्योंकि ये रशिया और चाइना के बीच में है। और ये सैंडविच इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बहुत ही छोटा कंट्री है और इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ के बीच में आ जाता है। लैंड लॉक कंट्रीज़ है, इसके पास कोई भी समुद्री सीमा नहीं है सो दैट ये अपना व्यापार अलग से कर सके। तो इसको डिपेंड होना पड़ता है चाइना के ऊपर में, क्योंकि लैंड बाउंड्री पूरी घिरी हुई है चारों तरफ से इसकी, और चाइना बहुत बड़ा एक तरीके से देश है जो इसके आसपास है। अगर इसको व्यापार करना है, देखिए इधर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया के साथ भी व्यापार करना है तो इसको इसी रूट से होकर के निकलना पड़ेगा। या फिर इसके पास दूसरा रूट कहाँ है कि अगर वो चाइना से निकल के इधर आए, सी ऑफ जापान होते हुए, साउथ चाइना या फिर ईस्ट चाइना सी से होते हुए ये पूरा जो है रेड सी और इंडिया के साथ में अरेबियन सी, साथ के साथ इंडियन ओशन में अपना व्यापार कर सके। तो बेसिकली सैंडविच इसको इसीलिए बोला जाता है कि लैंड लॉक कंट्री है, पहली बात तो दो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बीच में आता है, साथ के साथ में बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं व्यापार को लेकर के इनके पास नहीं है। अगर नेचुरली बात की जाए कि नेचुरल अगर समुद्र वगैरह हो तो बहुत ज़्यादा रास्ते इनके पास नहीं है व्यापार करने के, इसलिए मंगोलिया खुद भी चाहता है कि बहुत सारे देशों के साथ उसके एक संबंध हो सो दैट वो भी अपना एक तरीके से डेवलपमेंट कर सके, और इंडिया के लिए इसकी इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो ये जो है मैप के थ्रू भी थोड़ा सा हम देखते चलते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक होता है तो ध्यान में रखिएगा। अब अगली न्यूज़ क्या है? एट WTO इंडिया डिफर्स रिस्पॉन्स टू क्वेरी ऑन WFP राइस एक्सपोर्ट। तो अभी जो है WTO की एक मीटिंग होने जा रही है, किसको लेकर के? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर बात की जा रही है क्या? इंडिया के बारे में। इंडिया का जो चावल निर्यात है यानी कि राइस एक्सपोर्ट है उसको लेकर के बात की जा रही है। कई सारी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जिसमें आती हैं, यूके वगैरह हो गया, उन्होंने समय समय पर क्या किया हुआ है? इंडिया के खिलाफ में WTO में मामला वो लेकर के गए हैं। और मुद्दा क्या है? हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है कि जो 12th जो मीटिंग हुई थी WTO की, ये 2022 में हुई थी, और यहाँ पर एक मुद्दा उठा था कि जो इंडिया जो है वो अपना सब्सिडी बहुत ज़्यादा किसानों को दे रहा है। WTO का नॉर्म ये कहता है कि 10% ही सब्सिडी देना चाहिए किसानों को, लेकिन हमारे यहाँ पे लगभग 12% सब्सिडी दी जा रही है। तो हमेशा से ये बाकी कंट्रीज़ जो है वो ये उठाती हैं मुद्दा कि जो इंडिया में सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी जाती है तो किसानों की जो लागत है वो थोड़ी कम रहती है। इसकी वजह से जो हमारे यहाँ का जो राइस है वो सस्ती कीमतों पर क्या होता है? विदेशों में जाता है, और जो बाकी कंट्रीज़ होती हैं उनका जो एक राइस का पूरा जो मार्केट है वो क्या होता है? हैम्पर होता है, क्योंकि इंडिया बहुत सस्ती कीमतों पे अपना चावल एक्सपोर्ट कर देता है। तो इसको लेकर के साथ में जो एक ट्रेड बैलेंस होता है वो भी ख़राब होता है। इसको लेकर के समय समय पर कंट्रीज़ जो हैं इंडिया के खिलाफ में WTO में मामला उठाती हैं। अभी फिर से ये जो मीटिंग होने वाली है उसमें फिर से ये सारे मुद्दे उठने वाले हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने जो है अपना राइस एक्सपोर्ट जो बैन
बैन कर दिया था, बंद कर दिया था, लेकिन उससे भी कंसर्न निकल के आ रहा है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि राइस के ऊपर डिपेंड है और इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो पूरा मुद्दा है किस तरीके से इसको लेकर के चलना है, इसके ऊपर बात होनी है। तो देखेंगे इसको जब ये पूरा मुद्दा का कंप्लीट हो जाएगा तब। अब चलते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अहिल्या बाई होलकर के बारे में। 299 यानी कि 299 जो है वो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, जन्म जयंती मनाई जा रही है अहिल्या बाई होलकर की। और जो लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको मालूम होगा कि अहिल्या बाई होलकर जो है वो मराठा एक ग्रुप में आती थी, होलकर समुदाय था इनका, और ये बहुत ही अच्छा काम करके गई थी। ये विडो थी, बहुत कम उम्र में इनका क्या हो गया था, इनके पति का देहांत हो गया था और एक अकेली महिला ने पूरा साम्राज्य किस तरीके से संभाला। बहुत ही एक तरीके से इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। साथ के साथ में कुछ बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव भी लिए। आज जो काशी विश्वनाथ टेम्पल हमको दिखाई देता है वो, साथ के साथ में एक माहेश्वरी स्टाइल है जो कपड़ों की बुनाई करने का, माहेश्वरी बुनकर एक तरीके से बोला जाता है, बुनाई की कला है ये माहेश्वरी। इनको भी क्या किया था, अहिल्या बाई होलकर ने ही एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। तो एक तरीके से बोला जाए कि वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में और साम्राज्य को अच्छे से लेके चलने के क्षेत्र में अहिल्या बाई होलकर का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। इनका जन्म कब हुआ, तो अहिल्या बाई होलकर का जन्म 1725 से, मतलब उनका जो पूरा टेन्योर जो जीवन काल रहा है 1725 से लेकर के 1795 तक रहा है। जन्म कहाँ पे हुआ है, मध्य भारत में, और मराठा मालवा साम्राज्य की ये एक संस्थापिका थी। मतलब एक तरीके से बहुत अच्छे से उस साम्राज्य को लेकर के ये चली। इनका जो जीवन है वो कैसा रहा, जन्म 31 मई को हुआ था, इस वजह से अभी हमने 299 उनकी जन्म जयंती मनाई है। कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र के वर्तमान जो अहमदनगर जिला है वहाँ पर हुआ था। तो महाराष्ट्र में ये जन्मी थी। कब, 31 मई 1725 को। विवाह किसके साथ हुआ था, खंडेराव होलकर के साथ में हुआ था, और जो कि मराठा पेशवा की सेवा करते थे उस समय में। अहिल्या बाई भी एक तरीके से मराठा साम्राज्य से ही कहीं ना कहीं लिंक करती थी। उसके बाद में इनका शासनकाल देखा जाए तो 1754 में पति और 1766 में इनके ससुर की डेथ के बाद से इन्होंने पूरा जो है कार्यभार संभाला था और प्रशासन बहुत अच्छे से संभाला था। साथ के साथ में अंग्रेज़ों से भी ये अकेले भिड़ गई थी उस समय में, क्योंकि अंग्रेज़ वहाँ पर थे ही बहुत ज़्यादा। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे, तो अंग्रेज़ों से भी महिला अकेले ही क्या हुई थी, भिड़ गई थी। इनके योगदान की बात की जाए तो क्या क्या चीज़ें की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत काम किया है। अगर मंदिरों में देखा जाए तो जो अभी हम इतना ज़्यादा वाराणसी का काशी विश्वनाथ टेम्पल जो देखते हैं वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। साथ के साथ सोमनाथ और उज्जैन जैसे धार्मिक स्थलों में भी ये थोड़ा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सामाजिक सुधार की बात करें, सबसे ज़्यादा शिक्षा के ऊपर महत्व दिया है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में महत्व दिया है। अभी हमने माहेश्वरी जो बुनाई है उसके बारे में बात की। तो ये सारे जो योगदान या कंट्रीब्यूशन किसके हैं, अहिल्या बाई होलकर के हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कभी भी इस तरीके के कोई भी, मान लीजिए किसी की 50वीं जन्म जयंती होती है, 100वीं जन्म जयंती होती है, या अभी तो हमने 299 मनाया, तो इस तरीके से जब कोई बहुत लंबे समय से कोई ऐसी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सनैलिटी जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करके गया हो, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की आर्ट एंड कल्चर में संभावना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है वो क्या है। अभी हम टेम्परेचर राइज की हर दिन नई नई खबरें सुन रहे हैं कि इंडिया जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है हीट वेव को लेकर के, चाहे वो टेम्परेचर राइज को लेकर के। लेकिन अभी एक तरीके का अलग मुद्दा ही आ गया है। अभी हमने रिसेंटली परसों ही हमने ये बात की थी कि 52.3 डिग्री सेंटीग्रेड दिल्ली का टेम्परेचर रहा था। दिल्ली में एक एरिया है वहाँ पर, जो दिल्ली का ईस्टर्न एरिया है आई थिंक, वहाँ पर 52.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा था। वो बात तो ठीक थी। कल एक न्यूज़ निकल के आई कि नागपुर का टेम्परेचर जो है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड क्या किया गया है, एक तरीके से मापा गया है। जब इसकी पूरी रिसर्च की गई तो पता चला कि एक सिस्टम है यहाँ पर जो कि अभी हाल ही में IMD के अंदर आया है, जिसको कहा जाता है AWS। इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन क्या है, ये अपने आप ही टेम्परेचर कैलकुलेट करके बता देता है कि कहाँ की क्या टेम्परेचर है। और इसी ने बताया कि नागपुर का टेम्परेचर कितना है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये AWS है, इनने गलत कैलकुलेशन दी थी
टेम्परेचर को लेकर के, और एक्चुअल जो टेम्परेचर था वहाँ पे वो 44 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इस तरीके से बहुत बड़ी एक तरीके से लूप होल कमी IMD के सिस्टम के अंदर निकल के आ रही है। सोचने वाली बात है। कई लोग तो सुन के ही पैनिक हो जाते हैं। अगर किसी को बोल दिया जाए कि एस्ट्राजेनेका की वजह से लोगों की हार्ट अटैक हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है उन व्यक्तियों का जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनको पहले से हार्ट डिजीज़ है, बहुत सारी बीमारियां हैं उनका। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि उस चीज़ को इतना सोच लेते हैं, उसके मैनिफेस्ट इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि वो उनके दिमाग पर वो चीज़ें हावी हो जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही है। कई लोग ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर उनको पहले गर्मी नहीं लग रही होगी, पहले ठंडी नहीं लग रही होगी, बट अगर कोई बोल दे कि अरे आज तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तो सडनली उनको क्या होने लगता है, गर्मी लगने लगती है या फिर ठंड लगने लगती है। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो अगर मान लीजिए IMD इतना ज़्यादा रॉन्ग एक तरीके से टेम्परेचर का कैलकुलेशन या डाटा निकाल के दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अभी हम ऐसे भी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि लगभग हार्ट अटैक के भी केसेस आ रहे हैं कि लोग गर्मी की वजह से हार्ट कोलैप्स कर जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी पैनिक सिचुएशन ना हो, साथ के साथ में IMD के ऊपर में बहुत ज़्यादा रिलाई किया जाता है। ये अपने देश के साथ साथ आसपास के रीजनल एरियाज़ के बारे में भी बताती है। तो इसमें इस तरीके की कमी हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इसको ठीक करने की ज़रूरत है ना। अगली जो ये छोटी सी न्यूज़ है, जो स्वामी विवेकानंद मेमोरियल है, कहाँ का, कन्याकुमारी तमिलनाडु, वहाँ पर हमारे मोदी जी जो हैं वो 45 आवर की पूरी ध्यान साधना में मग्न हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं वो जा रहे हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कौन सा मंडप है, देवी पदम एक है वहाँ पर एरिया, जहाँ पर उन्होंने साधना वगैरह की है। कुछ दिन कल के लिए तो पूरा बाहरी कोई भी टूरिस्ट आ रहा था तो उसकी एंट्री बैन थी, लेकिन अब शायद उसको धीरे धीरे खोल दिया जाए। ये अगली न्यूज़ है स्नेक बाइट अवेयरनेस को लेकर के। यहाँ पर आंकड़ों के थ्रू बताया गया है कि अकेले इंडिया में हर साल 10 लाख सांप काटने के मामले आते हैं। ठीक है, तो 10 लाख मामले आते हैं और इसमें से 50% की डेथ हो जाती है लोगों की। तो बहुत बड़ा नंबर है ये। हम TB वगैरह की बात करते हैं, लेकिन स्नैक बाइट भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे हमारे यहाँ पे डेथ कॉज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो सांप काटने के ये जो मामले हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर आती है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है कि करना क्या है। कई लोग जो एकदम रूरल एरियाज़ में होते हैं वो सांप काटता है तो फिर उसको वो ओझा के पास, बाबा के पास ले करके चले जाते हैं, और वो ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से क्या होता है, डॉक्टर के पास में अगर वो लेके जाते तो शायद जान बच भी जाती। लेकिन साथ के साथ में ये भी है कि कई सारे रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत कम होती है, शहर में पहुँचने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो एक पहले किस तरीके से क्योर करना है, किस तरीके से कोई व्यक्ति को अगर सांप काट दे तो किस तरीके से उसकी जान बचानी है, फर्स्ट एड किस तरीके से करना है, इसकी अवेयरनेस की कमी की वजह से भी लोगों की जान चली जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया में एक सोसाइटी है जिसका नाम क्या है, HSI। इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल। तो ये इंडिया की एक सोसाइटी है जो कि व्हाट्सएप के साथ मिल करके एक चैटबॉट बनाने जा रही है, जो कि क्या करेगा, स्नैक बाइट को लेकर के अवेयरनेस फैलाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पहल है। आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट्सएप के साथ में किसका कोलैबोरेशन हुआ है स्नैक बाइट के अवेयरनेस के लिए, तो HSN। इसका फुल फॉर्म क्या मैंने बताया, ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल। तो ये दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होने जा रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, आने वाले समय में स्नैक बाइट से रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो व्हाट्सएप के चैट बोर्ड पर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। अगली जो ये न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अभी अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाले हैं, आई थिंक नवंबर में होने वाला है इसी साल, और यहाँ पर ये मुद्दा निकल के आया है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं, पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनके ऊपर में बहुत ही हीनियस क्राइम का मामला लग गया है, और कोर्ट ने इनको एक तरीके से अक्यूज़ माना है। अब ये अपील करेंगे आगे चल के। तो फिलहाल नाम याद रखिएगा कि पहले ये फेलोनी का मतलब ये होता है कि कोई इस तरीके से जघन्य अपराध कर देना, और ये फेलोनी क्राइम जो है वो ट्रंप ने किया है। ऐसा करने वाले US के ये पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक, अगली न्यूज़ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने बस देख लिया कि लगभग 95,000 रैलियां करने की परमिशन इस बार इलेक्शन कमीशन ने अकेले वेस्ट बंगाल में दी है। तो ममता दीदी ने सबके नाक में दम कर रखा है, इसको कहने में दो राय नहीं है। लोग इतना ज़्यादा बंगाल को लेकर के क्या हो रहे हैं, चिंतित हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है।
अगली न्यूज़, अफ्रीकन टेक स्टार्टअप कैटर टू कॉन्टिनेंट्स नीड्स एमिड चैलेंज। यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी अफ्रीका में एक गाइटेक्स होने जा रहा है। कहाँ पर होने जा रहा है? मोरोक्कन सिटी मराकेश में होने जा रहा है इसी हफ्ते। तो ये जो गाइटेक्स है ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी के ऊपर में एक तरीके का समिट है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एक समिट है जहाँ पर अफ्रीका में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं इसको लेकर के बातचीत होने जा रही है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर बिल पेमेंट के लिए ऐप की बात करें तो वहाँ पर कमी है संसाधन की, अगर हेल्थ केयर की बात करें तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है डिजिटली स्पेशली, अगर बात कर लिया जाए एजुकेशन के क्षेत्र में तो वहाँ पर कमियां दिखाई दे रही है। अफ्रीका जो है मिनरल से रिच कंट्री है, अगर उनके रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए इनसे ज़्यादा अमीर कंट्री नहीं होने वाली है आगे आने वाले समय में। लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियों की वजह से क्या हो रहा है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत पीछे है, जहाँ पर लोगों को खाने के लिए चीज़ें नहीं है, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा महामारी वगैरह यहाँ पर निकल के आती हैं। तो इसको लेकर के बात की गई है कि अभी ये जो गाइटेक्स होने वाला है कहाँ पर होने वाला है, एक तरीके से मैंने बताया कि मराकेश में ये होने वाला है, मोरोक्कन सिटी मराकेश में, ठीक है। तो याद रखिएगा कई बार ही पूछ लिया जाता है ये। तो मोरोक्कन सिटी मराकेश में इसी वीक जो है गाइटेक्स होने जा रहा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टेक्नोलॉजिकल किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लानी है इसको लेकर के। अब इंडिया के लिए क्या बात हो सकती है कि इंडिया देखे कि वहाँ पर क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके से वहाँ पर काम किया जा सकता है और इंडिया किस तरीके से अपना हाथ एक तरीके से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बढ़ाए, क्योंकि चाइना ऑलरेडी ये काम कर रहा है, हम कई दिनों से देख ही रहे हैं। तो इंडिया को भी वहाँ पर थोड़ा सा अपना प्रेजेंस दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ थी नेशनल इंटरनेशनल। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जितने भी टॉपिक्स थे उसको बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में। नोटबुक का इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।